फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था केमिस्ट्री के लेसन के बारे में। हमारी केमिस्ट्री में टोटल 16 लेसन हैं, जिसमें से सबसे पहला लेसन है सॉल्यूशन। तो आज हम प्रारंभ करते हैं सॉल्यूशन लेसन को। सॉल्यूशन होता क्या है? देखिए, सॉल्यूशन मतलब विलयन, हिंदी में हम उसको विलयन बोलते हैं। सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब विलयन बराबर होता है विलेय धन विलाय। मतलब विलेय और विलाय को आपस में मिलाकर वहाँ क्या बनता है? विलयन। विलेय और विलाय दो प्रकार के विलयन होते हैं। बड़ी सही। अब देखिएगा, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। कितने प्रकार के? पहला था हमारा तनु विलयन, दूसरा था हमारा सांद्र। तनु मतलब वे विलयन जो पतले हों, सांद्र मतलब जो वे विलयन जो गाढ़े हों। देखिएगा, तनु विलयन की खासियत क्या होती है? मतलब वे विलयन जिसमें विलेय और विलाय के होते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं? विलेय। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? विलाय। वे विलयन जिनमें सॉल्यूट की मात्रा मतलब विलेय की मात्रा कम हो, विलेय क्या हो? कम हो, विलेय कम हो और विलाय अधिक हो। विलेय कम हो, विलाय अधिक हो, वो विलयन कहलाता है हमारा तनु विलयन। और सांद्र विलयन वो विलयन कहलाते हैं इसमें विलेय और विलाय दोनों क्या हो? इक्वल, दोनों समान, मतलब इसमें विलेय और विलाय दोनों समान होता है, सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं, तनु विलयन में क्या होता है? जैसे नमक का विलयन होता है, अपन लोग एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच नमक मिला देते हैं, तो वो नमक पूरा जल में घुल जाता है। तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं? तनु विलयन। और सांद्र विलयन के लिए अपन लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि शक्कर की चाशनी होती है। शक्कर को पानी में आधी 1 गिलास शक्कर लीजिएगा, 1 गिलास पानी लीजिएगा और आप उसे मिलाएंगे तो क्या बनेगी? एक सीरा बनता है, जिसे अपन लोग नॉर्मली शक्कर की चाशनी बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे अपन लोग? सांद्र विलयन। तो क्लियर हुआ विलयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, तनु विलयन और सांद्र विलयन। इसके बाद लेसन स्टार्ट होता है। लेसन के अंतर्गत 3 परिभाषाएं आती हैं, जिनके फॉर्मूले आते हैं, जिनके सवाल आते हैं। जैसे कि पहला है हमारा मूलरता, दूसरा है मूलरता, तीसरा है हमारा नॉन। बोर्ड के पेपर में हर बार क्लियर होता है इन 3 परिभाषाओं, 3 शब्दों की जो परिभाषाएं होती हैं, या तो परिभाषाएं आती हैं या इनसे संबंधित कुछ सवाल पेपर में आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मूलरता। मूलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी मूलरता की परिभाषा। मूलरता की परिभाषा होती है इकाई आयतन लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। मतलब इकाई आयतन मतलब 1 लीटर आयतन, इकाई आयतन लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? मूलरता। इसे अपन लोग व्यक्त करते हैं कैपिटल एन से। एन, जैसा कि मैंने परिभाषा बोली, इकाई आयतन लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, मतलब एन होते मोल और आयतन क्या होता? इकाई आयतन लीटर। वी, मूलरता बराबर N/V, N इक्वल N/V। N मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? चूंकि N मोलों की संख्या होती है, N बराबर होता है W/M, पदार्थ का ग्राम भार बटे पदार्थ का अणु भार। मूलरता में होता है आपका कैपिटल M। जो M है, जो स्मॉल वाला, ये होता है अणु भार। हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कैपिटल M बराबर है मिलेगा स्मॉल w, कैपिटल M नीचे V। मूलरता की फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल M बराबर W/M/V। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसमें ऐसा होता, यदि आयतन जो हमारा है V यदि लीटर में दिया है तो आपका यही फॉर्मूला लगेगा। यदि V मिलीलीटर ml में दिया हो तो हम ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देते? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते।
क्लियर, ये आपकी मूलरता क्लियर हुई। इसके बाद आती है मूललता। तो ललता इसको बोलते हैं मूलैलिटी। मूलैलिटी परिभाषाएं दोनों सेम है। इसमें क्या हुआ, इकाई आयतन लीटर में मोलों की संख्या, इसमें होगा 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या। इसमें लीटर होता, इसमें किलोग्राम होता। इसे व्यक्त करते अपन लोग कैपिटल एम डैश से, ऊपर डैश होता, मोलों की संख्या। यहाँ आयतन हो रहा था, यहाँ ग्राम भार आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मूललता। क्लियर। स्मॉल एन बराबर क्या होता, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन। तो एम डैश इक्वल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एन कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर। मतलब मूललता बराबर पदार्थ का ग्राम भार बटे अणु भार मल्टीप्लाई क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। मतलब कितने ग्राम विलायक में मिलाया गया है उसे, कैपिटल डब्ल्यू। ये विलेय का ग्राम भार, ये विलायक का ग्राम। क्लियर। यदि ये किलोग्राम में दिया है तो सेम रखेंगे, यदि ग्राम में दिया होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करके रखते। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते, नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता की परिभाषा मूललता से ही मिलती है। बस इसमें ये हुआ था, एक इकाई आयतन लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, इसमें होगा इकाई आयतन लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसे n से व्यक्त करते, W/E × V। यहाँ क्या हुआ था, W/N × V। यहाँ अणुभार आया था, यहाँ क्या आ जाता है, तुल्यांक भार। जैसा कि परिभाषा में बताया था ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती, वैसा ही इसमें आ गया। कैपिटल E बराबर क्या होता है हमारा, तुल्यांकी भार। जी हो जाएगा हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला। यदि यहाँ पर आयतन लीटर में है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि आयतन हमारा काय में है मिलीलीटर में, तो हम क्या कर देते हैं, हम केवल W/E × V 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि आयतन मतलब V काय में हो ml मिलीलीटर, और यदि आयतन लीटर में है तो सीधा यही फॉर्मूला लगा देते हैं। तीनों चीज क्लियर हुई, मूलरता, मूललता और नॉर्मलता, तीनों क्लियर है। आता है मूल प्रभाज। मूल प्रभाज, मूल प्रभाज को इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज की परिभाषा होती है किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या को विलयन का क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज। जैसे हमने क्या बोला, मूल प्रभाज सबसे पहले देखिएगा 2 प्रकार का होता है। एक होता है विलेय का मूल प्रभाज, और दूसरा आता है हमारा विलायक का मूल। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, विलेय का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। आपको ज्ञात होगा या हम इसमें मान लेते हैं कि विलेय और विलायक, कोई भी विलयन होगा उसमें विलेय की संख्या हमेशा कम होती है, या विलेय के मूलों की संख्या कम होती है और विलायक के मूलों की संख्या अधिक होती है। तो देखिएगा हम यहाँ सपोज करेंगे विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N, विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N। तो अब देखिएगा विलेय का मूल प्रभाज जो हमने बोला, विलेय का मूल प्रभाज किस प्रकार हो जाएगा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या कितनी है, स्मॉल n तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या, कुल मूल हो जाएंगे विलेय का मूल और विलायक का मूल, स्मॉल n प्लस कैपिटल N के अनुपात को क्या बोलते हैं, विलेय का मूल प्रभाज। सेम इसी प्रकार विलायक का मूल प्रभाज होता है। देखिएगा कैसा, किसी विलयन में विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूल कितने हैं, कैपिटल N तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, विलायक का मूल प्रभाज। कुल मूल है स्मॉल n और कैपिटल N। तो विलय में होता है स्मॉल n ऊपर नीचे n प्लस n, और विलायक में होता है कैपिटल N ऊपर
कैपिटल है। क्लियर है? और इसे व्यक्त करते हैं दोनों को एन एफ से। एन मीन स्मॉल, एफ मतलब फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा मूल प्रभाज। मूल प्रभाज की परिभाषा किसी विलयन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या या विलायक के मूलों की संख्या तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? विलय या विलायक का मूल प्रभाज या विलयन का मूल प्रभाज। क्लियर हुआ? ये थे हमारा क्या मूल प्रभाज। अब इसके बाद एक नोट आता है इसमें। नोट में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप मूल प्रभाज निकालें तो विलय और विलायक का मूल प्रभाज सदैव एक होता है। यह इसके साथ देखिएगा, विलय का मूल प्रभाज हमने माना एम एफ और विलायक का मूल प्रभाज, हम यदि इन दोनों को जोड़ें एम, ऐसे थोड़ी देर के लिए विलायक को क्या मान ले रहे हैं? एम डैश। तो विलय का मूल प्रभाज क्या था? स्मॉल एन, एन प्लस कैपिटल एन। विलायक का मूल प्रभाज क्या था? कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे लासा दोनों का सेम आ रहा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ऊपर यहाँ की अवस्था है स्मॉल एन, यहाँ की अवस्था है कैपिटल एन। देखिएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? एक। तो याद रखिएगा हमेशा कि विलय या विलायक और दोनों को मिला दें विलयन, विलयन का मूल प्रभाज सदैव क्या होता है? एक। मतलब यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो उनका मान कभी एक से अधिक नहीं होता है, और यदि एक से अधिक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका सवाल गलत लगा हुआ है। क्लियर है? मूल प्रभाज। मूल प्रभाज के बाद अब हम देखेंगे आदर्श विलयन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन। देखिएगा आदर्श विलयन जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में आइडियल सॉल्यूशन। आपने आदर्श विलयन को समझने से पहले आपने आदर्श गैस के बारे में तो सुना ही होगा। आदर्श गैस का फॉर्मूला होता है P बराबर NI। ये होता है हमारे आदर्श गैस का फॉर्मूला। सेम इसी प्रकार आदर्श विलयन का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले आदर्श विलयन को समझना है तो उसके लिए परिभाषाएं देखिएगा। आदर्श विलयन वे विलयन जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियम का पालन करें उन्हें क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। इसके लिए आपको बॉयल का नियम क्लियर करना पड़ेगा और चार्ल्स का नियम क्लियर करना पड़ेगा। बॉयल ने दाब पर दिया था, चार्ल्स ने ताप पर दिया था। मतलब वह विलयन जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। जिस प्रकार हमारा आदर्श गैस का सूत्र Pv बराबर NiT होता है, सेम उसी प्रकार हमारे आदर्श विलयन का सूत्र Pv बराबर क्या होता है? NHT। वहां गैस होती है तो गैस के लिए R गैस नेतांक आ जाता है, यहाँ विलयन होता है, विलयन के लिए नेतांक S आ जाता है। S मतलब सॉल्यूशन। देखिएगा जहाँ फॉर्मूला हुआ, जहाँ P क्या है आपका? परासरण दाब, यहाँ V क्या है? आयतन, S T T तापमान है, और जो S है ना यहाँ पे R गैस नेतांक है, तो यहाँ पे S क्या होगा? विलयन नेतांक, मतलब विलयन सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसका मान हमेशा होता है 0.082, मात्रक होता है ATM इंटू लीटर प्रति मोल केल्विन। क्लियर? इसका मान हमेशा नियत होता है 0.082 ATM लीटर पर मोल केल्विन। क्लियर है जी? हमारा क्या है? परासरण दाब P बराबर NHT। देखिएगा इसको हम और विस्तृत तरीके से लिख सकते हैं P बराबर NHT। अब आइएगा P बराबर NHT, यदि हम V नीचे ले जाएं तो NHT बटे V क्या हो जाएगा? V नीचे पहुंच गया। अब थोड़ा अभी 5 मिनट पहले हमने आपको बताया मूलरता की परिभाषा में, मतलब मूलरता N बराबर क्या होता है? N/V। अभी लिखा था तो हम N/V की जगह क्या लिख सकते? N, मतलब मूलरता। फॉर्मूला क्या बन जाता है? P बराबर NHT। P बराबर NHT मतलब परासरण दाब इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? देखिएगा
अगला टॉपिक, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्राशन दाब से संबंधित ही हैं। देखिएगा क्वेश्चन होते हैं कुछ इस प्रकार, 0.1 m, m मतलब मोलरता, 0.1 m NH2CO NH2 लिखते हैं वो, क्या यूरिया लिखते हैं क्योंकि ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, 0.1 m ग्लूकोज और 0.1 m सुक्रोज। क्लियर? अब ऐसा उन्होंने लिख दिया, ऐसा लिखने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि इन तीनों में किसका प्राशन दाब अधिक है। तो प्राशन दाब अधिक होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, फॉर्मूला हुआ था P बराबर MST, हुआ P बराबर M होता है मोलर दाब, मोलरता का फॉर्मूला हमारा हुआ था W बटे M इंटू VST, ऐसे हुआ, मोलरता का फॉर्मूला हमने लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे आप लोग बोल सकते कि M है तो प्राशन दाब से सीधा अनुपाती है, लेकिन यहाँ पे तीनों की मोलरता समान है तो इससे हम नहीं निकाल सकते कि किसका प्राशन दाब अधिक होगा। यहाँ पे W भी नहीं है हमारे पास ग्राम भार, तापमान भी हमारे पास नहीं है, S नियत होता है, यहाँ पे आयतन भी नहीं है। हमें क्या मिलना है, यदि हम इन सबको कांस्टेंट नियत मान लें तो P अनुक्रमानुपाती मतलब सामने नीचे होता है तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, P व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, स्मॉल m मतलब अणुभार। देखिएगा मतलब ये है कि हमें तीनों का क्या निकालना है, अणुभार। यूरिया का अणुभार कितना होता है हमारा 60, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है हमारा 180 और सुक्रोज का क्या होता है 342 मतलब 342। कैसे निकालते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, सुक्रोज का होता है C12H22O11, C का 12 गुणे 6, हाइड्रोजन का 1 गुणे 12 और ऑक्सीजन का 16 गुणे 6। इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे हमें 180 मिल जाए। तो देखिएगा इनमें सबसे कम अणुभार किसका है, M मींस यूरिया का। तो इसका मतलब ये होगा जिसका अणुभार सबसे ज्यादा है उसका प्राशन दाब कम होगा, जिसका अणुभार सबसे कम है उसका प्राशन दाब क्या होगा। मतलब ये है जिसका अणुभार सबसे कम उसका प्राशन दाब उतना ज्यादा। तो सबसे कम यूरिया, फिर ग्लूकोज, फिर सुक्रोज। मतलब कैसा हो जाएगा 0.1 m यूरिया, 0.1 m ग्लूकोज, इसी प्रकार 0.1 m सुक्रोज। क्लियर है? इन सब में सबसे ज्यादा क्या हुआ हमारा, यूरिया का प्राशन दाब क्या निकला सबसे अधिक। क्लियर है? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे सॉल्यूशन प्लेन का पहला पार्ट था, आने वाले अगले वीडियो में दूसरा पार्ट आपको उसका मिलेगा।